हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू में। और आज है 22 मई। 22 मई को जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे हम वो इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के कोट ऑफ द डे की, जो कि है मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए पहले मन से मजबूत बनिए और उसके बाद मैदान में जीत पाइए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले हम मई के महत्वपूर्ण दिवस और थीम देखते हैं, जो कि हमने अभी तक 21 मई तक के महत्वपूर्ण दिवस और थीम देख लिया है। आज है 22 मई। तो 22 मई को हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, और इस साल की जो थीम है वो है एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। और इसी के साथ हम रिवीजन करेंगे 22 तारीख के अभी तक के, जनवरी से मई तक के दिवस और थीम, जिसमें 22 फरवरी को मनाया जाता है विश्व चिंतन दिवस, वर्ल्ड थिंकिंग डे। थीम थी अवर वर्ल्ड अवर थ्राइविंग फ्यूचर। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, और इस बार की थीम थी वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, और इस बार की थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। ठीक। अब बात करेंगे आज के करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन की। हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के सीमांत ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस नई योजना की शुरुआत की गई है? तो ये की है देवभूमि डिजिटल कनेक्ट योजना। सीमांत जिलों के सुदूर गांव में मुफ्त वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने और युवाओं को डिजिटल सेवाओं का प्रशिक्षण देने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। बात करेंगे देवभूमि डिजिटल कनेक्ट योजना और डिजिटल साक्षरता की। तो इसका उद्देश्य है उत्तराखंड के सुदूरवर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना और डिजिटल साक्षरता बढ़ाना। मुख्य घटक और कार्यान्वयन की बात करें तो सीमांत क्षेत्र जैसे कि पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, यहाँ पे मुफ्त वाईफाई हॉटस्पॉट की स्थापना करना है। युवाओं को ई गवर्नेंस, ऑनलाइन बैंकिंग और सरकारी सेवाओं का व्यवहारिक प्रशिक्षण से यहाँ पे देना है। योजना का संचालन उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी विकास अभिकरण के द्वारा किया जा रहा है। एग्जाम फैक्ट की बात करें तो अल्मोड़ा और देहरादून में राज्य के पहले डिजिटल जिला पायलट प्रोजेक्ट का सफल संचालन यहाँ पे किया गया। और सुदूर गांव को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार की जो है भारत नेट योजना के साथ सीधा समन्वय इसका है। अगला क्वेश्चन है 2026 में उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान को बेस्ट इको टूरिज्म डेस्टिनेशन का राष्ट्रीय पुरस्कार यहाँ पे प्रदान किया है? तो ये किया है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बात करेंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की, तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2026 में बेस्ट इको टूरिज्म डेस्टिनेशन राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ऐतिहासिक भौगोलिक तथ्य की बात करें तो 1936 में भारत और एशिया के पहले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापना हुई थी। नामकरण का पहले बात करें तो पहले इसका नाम हैली नेशनल पार्क, फिर रामगंगा नेशनल पार्क, और 1957 में महान प्रकृतिवादी जो कि जिम कॉर्बेट है इनके नाम पर पड़ा। स्थिति की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल जिले में विस्तृत है 520.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। बात करेंगे महत्वपूर्ण बिंदु की, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को भारत में इसी उद्यान से प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना हुई थी। जल स्रोत और प्रवेश की बात करें तो मुख्य नदी यहाँ की रामगंगा, कोशी और सोना नदी है, और मुख्य प्रवेश द्वार यहाँ पे इसका ढिकाला रामगंगा किनारे स्थित है। बात करें अगले क्वेश्चन की, उत्तराखंड के किस जनपद में राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एरो स्पोर्ट्स पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है टिहरी गढ़वाल में। बात करेंगे इसकी, तो उद्देश्य की बात करें तो टिहरी के कोटी कॉलोनी में राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। इसका लक्ष्य है उत्तराखंड को ग्लोबल एडवेंचर टूरिज्म के नक्शे पर लाना और स्थानीय रोजगार यहाँ पे बढ़ाना है। टिहरी झील की बात करें तो भागीरथी और भिलंगना के संगम पर स्थित एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। टिहरी की कुल लंबाई 260.5 मीटर है। बात करेंगे पर्यटन हब की, तो कोटी कॉलोनी में झील पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रतिवर्ष टिहरी लेक फेस्टिवल का भव्य आयोजन किया जाता है। बात करें इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में घोषित मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना जो कि संशोधित 2026 में हुई है, इसके तहत अब युवाओं को कितने किलोवाट तक के सौर ऊर्जा प्लांट लगाने पर 40% तक की सब्सिडी दी जा रही है? तो ये दी जा रही है 50 किलोवाट तक के प्लांट लगाने में। बात करेंगे मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की संशोधित 2026 की, तो योजना का लक्ष्य क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों में रिवर्स प्रवासियों को रोजगार देना और ग्रामीण पलायन यहाँ पर रोकना है। और 26 का बड़ा संशोधन है, ऊर्जा प्लांट लगाने की जो क्षमता थी 25 किलोवाट से बढ़ाकर 50 किलोवाट कर दी गई है। वित्तीय सहायता की बात करें तो एमएसएमई विभाग द्वारा प्लांट लगाने पर 40% तक की भारी सब्सिडी यहाँ पर दी जाती है। शेष निवेश राशि के लिए कॉर्पोरेट बैंकों के माध्यम से सुलभ लोन द्वारा सुविधा दी जाती है। अतिरिक्त उत्पादित बिजली जो होती है यूपीसीएल द्वारा खरीदी जाएगी, जिससे स्थायी मासिक आय सुनिश्चित यहाँ पे होगी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, मई 2026 में आयोजित थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 का खिलाफ किस देश ने यहाँ पे जीता है? तो ये जीता है चीन ने। बात करेंगे टूर्नामेंट की प्रकृति की, तो इसे पुरुषों की
विश्व बैडमिंटनशिप चैंपियनशिप कहा जाता है और महिलाओं के लिए उबेर का यहाँ पे होता है। विजेता की बात करें, चीन ने फाइनल मुकाबले में इंडोनेशिया को हराकर महत्वपूर्ण खिताब जीता। और ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो इस टूर्नामेंट की शुरुआत का आरंभ 1948-49 में हुआ था। इंडोनेशिया सबसे पहली सफल टीम रही, इंडोनेशिया सबसे सफल टीम यहाँ पर रही है। भारतीय इतिहास की बात करें तो वर्ष 2022 में पहली बार इतिहास रचते हुए इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप यहाँ पे जीता था। बात करेंगे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स यानी कि मानवीय मामलों में के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो ये किया है टॉम फ्लेचर को। बात करेंगे यूएनओसीएचओ की, यहाँ पे महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई है टॉम फ्लेचर की। इसको नया अंडर सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किया है। उन्होंने पूर्व अधिकारी मार्टिन ग्रिफिन का स्थान यहाँ पर ग्रहण किया है। इसके परिचय और कार्य की बात करें तो दिसंबर 1991 में स्थापना हुई थी और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के 46/180 द्वारा स्थापना इसकी हुई है। मुख्य जिम्मेदारी क्या है, विश्व भर में प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों और मानवीय संकटों के समय अंतर्राष्ट्रीय सहायता का समन्वय यहाँ पे करना है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, वर्ष 2026 में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है, तो ये क्या है जेपी एरपेनबेक। बात करें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की तो जर्मन लेखिका जेनी एरपेनबेक को मिला है सम्मानित उपन्यास कैरोस के लिए। अनुवादक कौन थे इसके, माइकल हाफमैन। तो इन दोनों में आपस में क्या होगा, 50 पुरस्कार की राशि बांटी जाएगी, जो कि इनाम की राशि 50,000 यूरो होती है। लेखक और अनुवाद की भी 50-50 बांटी जाती है। बात करेंगे भारतीय संदर्भ में तो 2022 में भारतीय लेखिका जो कि गीतांजलि श्री को रेत समाधि के लिए ये पुरस्कार मिला था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मई 2026 में अपने किस पुनरुपयोगी अंतरिक्ष यान की रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को लैंडिंग मिशन RLV LEX-3 का सफल परीक्षण किया है, तो ये किया है पुष्पक का। बात करें यहाँ पे मिशन और तकनीकी विवरण की तो नाम है इसका RLV LEX-3, मई 2026 में लॉन्च किया था। परीक्षण स्थल इसका एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक में। पुष्पक की बात करें दूसरा इसरो का स्वदेशी रीयूजेबल अंतरिक्ष यान है। बात करें इसे चीनूक हेलीकॉप्टर से हवा में छोड़ा गया था, जिसके बाद इसने कठिन परिस्थितियों में पूरी तरह स्वायत्त यानी कि ऑटोमेटिक संचालित लैंडिंग यहाँ पे की थी। सबसे बड़ा फायदा इसका रॉकेट का मुख्य भाग सुरक्षित वापस आएगा, जिससे भारत के अंतरिक्ष मिशनों की लागत 10 गुना तक कम हो जाएगी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस स्वदेशी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक को अपने बेड़े में शामिल किया है, तो ये किया है INS सूरत। बात करेंगे इसमें चर्चा में क्यों रहा है INS सूरत क्या भारतीय नौसेना के अपने चौथा स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक बेड़े में शामिल किया गया। प्रोजेक्ट 15B के 4 युद्धपोत हैं, जिसमें विशाखापट्टनम, मर्मुगांव, इम्फाल और सूरत आ रही है। यहाँ निर्माता मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में से निर्माता है। अत्याधुनिक युद्ध तकनीक की बात करें तो यह युद्धपोत ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। इसमें स्टील्थ तकनीक मौजूद है, जिससे दुश्मनों के रडार की पकड़ आसानी से नहीं आता है। बात करें इसमें अगले क्वेश्चन की तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसे भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है, तो ये किया है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। बात करें इसमें डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन केंद्र सरकार द्वारा इनकी कार्यकाल का विस्तार यहाँ पे किया गया है। मुख्य भूमिका और संगठनात्मक रचना की बात करें तो CEA वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग का प्रमुख होता है। इन्हीं के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन का देश में आर्थिक सर्वेक्षण तैयार होता है, जो बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। ऐतिहासिक तथ्य की बात करें तो भारत के पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार जे अंजारिया थे। बात करें अगले क्वेश्चन की, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश को पूरी तरह से ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है, तो ये किया है पाकिस्तान को। बात करें इसमें तो 2026 मई में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान को पूरी तरह से ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। ट्रैकोमा रोग ये कारण होता है क्लैमिडिया ट्रैकोमेटिस बैक्टीरिया से होने वाला एक संक्रामक रोग है। प्रभाव क्या पड़ता है इसका, ये आंखों को नुकसान पहुंचाता है और पलकें मुड़ जाती हैं, जिससे कॉर्निया खराब होता है और स्थायी अंधापन हो सकता है। भारत ने स्वयं को ट्रैकोमा से 2017 में ही संक्रमण से पूरी तरह मुक्त घोषित कर दिया था। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में आयोजित मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2026 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है यानिक सिनर ने। ठीक है, ऑप्शन बी। बात करेंगे मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2026 के तो पुरुष एकल विजेता इटली के प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं यानिक सिनर। टूर्नामेंट की विशेषता की बात करें तो ये स्पेन की राजधानी में आयोजित एक ATP मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट है। कोर्ट का प्रकार ये विशेष रूप से रेड कोर्ट प्लेयर की लाल मिट्टी पर खेला जाता है। महत्व क्या है, इसे फ्रेंच ओपन की सबसे अहम तैयारी माना जाता है। बात करें इसके बाद फ्रांस में आयोजित कान फिल्म फेस्टिवल 2026, इसमें किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री एल आइडल DO गोल्डन पुरस्कार यहाँ पे जीता है, गोल्डन आई पुरस्कार जीता है, तो ये जीता है इन द शैडो ऑफ लाइट। बात करेंगे आयोजन स्थल इसका कान फिल्म फेस्टिवल का तो
फ्रांस का प्रसिद्ध तटीय शहर है कान, यहाँ पे हुआ था। बात करेंगे भारत के लिए ऐतिहासिक जीत, जिसमें भारतीय डॉक्यूमेंट्री इन द शेडो ऑफ लाइफ ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र का यहाँ पे पुरस्कार जीता है। पुरस्कार का नाम क्या है? एल आई डी और गोल्डन आई, ठीक है, ये पुरस्कार का नाम है। और पहले की सफलता की बात करें तो भारत की पहले स्वर्णक्षेम की ऑल टैट ब्रिज ने भी यहाँ पे इस काम का शीर्ष सम्मान हासिल किया था, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के चंद्रमा जो कि है एनसेलाइड्स पर जीवन के लिए आवश्यक तत्वों और गहरे महासागरों की उपस्थिति की पुनः पुष्टि की है? तो ये की है शनि में, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो नासा के डेटा से पुष्टि हुई कि शनि के उपग्रह एनसेलाइड्स पर जीवन के अनुकूल परिस्थिति यहाँ पर मौजूद है। एनसेलाइड्स की वैज्ञानिक विशेषता की बात बताएं तो शनि का छठा सबसे बड़ा चंद्रमा है जो बर्फ की मोटी परत से ढका हुआ है। सतह के नीचे तरल पानी का विशाल वैश्विक महासागर मौजूद है। बर्फीले फव्वारों में जीवन के सभी 6 बुनियादी तत्व जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर पाए गए। बात करेंगे अगला, आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। बात करेंगे इस बार की जो थीम है, चलो बात कर लेते हैं यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यहाँ पे वैश्विक स्तर पर 22 मई को मनाया जाता है। इससे पहले 29 दिसंबर को मनाया जाता था। वर्ष 2026 की थीम की बात करें तो बी पार्ट ऑफ द प्लान, योजना का हिस्सा बने। ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक ढांचे के सख्त कार्यान्वयन पर जोर देती है। और उद्देश्य और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो लक्ष्य क्या है? पृथ्वी पर पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन और जैव विविधता का संरक्षण यहाँ पे करना है। इतिहास की बात करें तो यूएन द्वारा दिसंबर 2000 में इसे मनाने की आधिकारिक घोषणा हुई थी। अब बात करेंगे दोस्तों आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जो कि है निम्नलिखित में कौन सी नदी भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की प्रमुख नदी है जी और सिंधु नदी की एक मुख्य सहायक नदी है? तो आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं आप। और ये जो दोस्तों आज के करंट अफेयर की क्लास, अब मिलेंगे हम अगली क्लास में अगले करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।